आज हम एक बहुत ही अहम और अक्सर चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 370 और 35A। इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले ये प्रावधान क्या थे, ये कैसे बने और फिर इन्हें कैसे हटाया गया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये विशेष दर्जा आखिर था क्या, फिर इसकी ऐतिहासिक शुरुआत को जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये प्रावधान इतने लंबे समय तक क्यों चला। इसके बाद इसे निरस्त करने के पूरे रास्ते और कानूनी प्रक्रिया पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि अब नया संवैधानिक दर्जा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अनुच्छेद 370 और 35A थे क्या। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये अनुच्छेद 370 था क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था। जी हाँ, अस्थायी। इसने जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था, मतलब बाकी राज्यों के मुकाबले उसे ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना झंडा था और ज्यादातर मामलों में अपने कानून बनाने की आज़ादी थी। केंद्र सरकार के पास सिर्फ 3 बड़े मुद्दे थे: रक्षा, विदेश मामले और संचार। इनके अलावा बाकी सभी कानूनों को राज्य में लागू करने के लिए भारतीय संसद को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। अब अनुच्छेद 770 से ही एक और अनुच्छेद निकला, वो था 35A। इसने जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को एक बहुत बड़ी शक्ति दी। वो ये तय कर सकते थे कि राज्य के स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें खास अधिकार भी दे सकते थे। और इसका जमीनी असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि सिर्फ जो स्थायी निवासी थे वही वहां जमीन या प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। सरकारी नौकरियां और राज्य की स्कॉलरशिप्स भी उन्हीं के लिए थीं। भारत के किसी और राज्य का नागरिक वहां जाकर ये सब नहीं कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ये खास दर्जा आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है 1947 की। जब भारत आज़ाद हुआ तो रियासतों को विकल्प दिया गया कि वो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ। तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यही वो दस्तावेज था जिसने जम्मू कश्मीर को कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बनाया। यहाँ एक दिलचस्प बात है, अनुच्छेद 370 को संविधान में एक अस्थायी यानी टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर जोड़ा गया था। तो फिर ये 70 साल से ज्यादा तक कैसे चला? असल में इसे हटाने की प्रक्रिया में ही एक कानूनी पेच था। देखिए, इसे हटाने का तरीका अनुच्छेद 370 में ही लिखा हुआ था। प्रोसेस के 3 स्टेप्स थे। पहला, भारत के राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे। दूसरा, इसके लिए राज्य सरकार की सिफारिश चाहिए होगी। और तीसरा, और यही सबसे जरूरी था, इसके लिए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सहमति जरूरी थी। और यहीं पर वो पेच आया। 1957 में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को भंग कर दिया गया। अब सोचिए, जिस सभा की सहमति चाहिए थी वो सभा ही नहीं रही, तो सहमति कौन देता? इस वजह से ये अस्थायी प्रावधान एक तरह से स्थायी बन गया था। तो अब सवाल ये है कि अगर ये कानूनी ताला लग चुका था तो फिर इसे हटाया कैसे गया? इसके लिए हमें 2019 से कुछ साल पहले की राजनीतिक घटनाओं को समझना होगा। देखिए, 2015 में जम्मू कश्मीर में एक गठबंधन सरकार बनी। 2018 में ये गठबंधन टूट गया और राज्य में पहले राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब राष्ट्रपति शासन का मतलब ये था कि राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां भारत की संसद के पास आ गईं। ये एक बहुत ही अहम पड़ाव था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, संविधान सभा तो थी नहीं, तो उसकी सहमति कैसे ली जाती? इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए संविधान की ही एक नई व्याख्या का रास्ता निकाला गया। जी हाँ, पूरा खेल सिर्फ एक शब्द की परिभाषा बदलने पर टिका था। इसी एक बदलाव ने वो रास्ता खोला जिससे ये कानूनी ताला टूट सका। संविधान के अनुच्छेद 367 का इस्तेमाल करते हुए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि अनुच्छेद 370 में जहां भी संविधान सभा लिखा है, उसे अब से
विधानसभा पढ़ा जाए। यानी एक ऐसी संस्था जो अब अस्तित्व में नहीं थी, उसकी जगह एक मौजूदा संस्था को ले आया गया। और अब देखिए ये कैसे जुड़ा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, तो वहां की विधानसभा की सारी शक्तियां किसके पास थी? भारत की संसद के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सहमति देने का अधिकार भी संसद को ही मिल गया। और बस कानूनी रास्ता खुलते ही सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले राष्ट्रपति ने वो परिभाषा बदलने का आदेश जारी किया, फिर संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ, और आखिर में राष्ट्रपति ने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए। और क्योंकि 35A अनुच्छेद 370 से ही निकला था, तो वो भी अपने आप खत्म हो गया। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि इस बड़े बदलाव से पहले और बाद में जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में क्या फर्क आया। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान और अपना झंडा होता था, जो अब नहीं है। पहले वहां दोहरी नागरिकता थी, अब पूरे भारत की तरह एकल नागरिकता है। सबसे बड़ा बदलाव संपत्ति के अधिकार में आया। पहले सिर्फ स्थायी निवासी ही वहां जमीन खरीद सकते थे, लेकिन अब भारत का कोई भी नागरिक खरीद सकता है, और अब केंद्र के बनाए सभी कानून वहां सीधे लागू होते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक अस्थायी कहा जाने वाला संवैधानिक प्रावधान 70 से भी ज्यादा सालों तक बना रहा और फिर उसे स्थायी रूप से हटा दिया गया। ये कानून राजनीति और समय के रिश्ते पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको ये पूरा जटिल विषय आसानी से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।